नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। महाराष्ट्र में कराई गई कृत्रिम रूप से बारिश, क्लाउड सीडिंग तकनीक का हुआ प्रयोग। इससे संचित वर्षा में देखी गई 18% सापेक्ष वृद्धि। मशरूम की नई प्रजाति की हुई खोज, कैंडोले ओमाइसिस जीनस से बताया जा रहा है संबंध। भारत के पश्चिमी घाट में मिली है प्रजाति। पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट्स पर मंडराया खतरा, शोध से हुआ खुलासा। कार्बन उत्सर्जन में कमी के बाद भी पिघलेंगी ये शीट। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल हुई शुरू, इससे छात्रों को मिलेगी आजीवन पहचान। भौतिक दस्तावेजों की नहीं होगी जरूरत। और चांद की उम्र के बारे में आई नई जानकारी, 40 मिलियन साल पुराना है चंद्रमा। एटम प्रोब टोमोग्राफी से हुआ खुलासा। तो चलिए खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में क्लाउड सीडिंग से संबंधित एक प्रयोग के नतीजे जारी किए गए हैं। इन्हें अमेरिकन मौसम विज्ञान सोसाइटी के जर्नल बुलेटिन में प्रकाशित किया गया है। नतीजों में सामने आया है कि किसी क्षेत्र में वर्षा बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग एक प्रभावी रणनीति है। दरअसल वृष्टि छाया प्रदेश सोलापुर में किए गए क्लाउड सीडिंग प्रयोग के बाद देखा गया कि इसकी 2 घंटे बाद ही संचित वर्षा में 18% की सापेक्ष वृद्धि हुई। इस प्रयोग के द्वारा पानी की उपलब्धता में कुल 867 मिलियन लीटर की वृद्धि देखी गई। गौरतलब है कि इस प्रयोग को महाराष्ट्र के सोलापुर में साल 2018 से 2019 के दौरान किया गया था। आपको बता दें कि सोलापुर पश्चिमी घाट के किनारे पर स्थित है। ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ कम वर्षा होती है। ऐसे में किसानों को कृषि कार्यों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए यह प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य गहरे संवहनी बादलों में क्लाउड सीडिंग की प्रभावकारिता की जांच करना और क्लाउड सीडिंग प्रोटोकॉल विकसित करना था। इस प्रयोग में क्लाउड पैरामीटर अध्ययन और क्लाउड सीडिंग के लिए 2 विमानों को नियोजित किया गया था। इस प्रयोग में बादलों में वर्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड फ्लेयर का उपयोग किया गया था। गौरतलब है कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग में कैल्शियम क्लोराइड फ्लेयर जैसे छोटे कणों को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। ये छोटे छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की बूंदें भारी बनकर वर्षा करती हैं। ये प्रक्रिया ऐसे समय में की जाती है जब बादल अपनी वृद्धि अवस्था में होते हैं, ताकि बीज के कण न्यूनतम फैलाव के साथ बादलों में प्रवेश कर सकें। हालांकि सभी क्लाउड सीड वर्षा नहीं करते हैं। जिन क्लाउड सीड्स में नमी की मात्रा उपस्थित होती है, केवल वो ही वर्षा करने में सक्षम होते हैं। जानकारों की माने तो कृत्रिम वर्षा के कई लाभ हैं। इसके माध्यम से कम वर्षा वाले स्थानों पर वर्षा कराई जा सकती है। इसके अलावा ओलावृष्टि को रोकने, कोहरे को खत्म करने, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा कराने या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग एक कारगर उपाय है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गया है कि शुक्र ग्रह पर अरबों साल पहले टेक्टोनिक गतिविधियों की उपस्थिति रही होगी। शुक्र ग्रह ने लगभग 4.5 से 3.5 अरब साल पहले टेक्टोनिक गतिविधि का अनुभव किया होगा। ऐसे में यह अध्ययन शुक्र से जुड़े और नए खुलासे कर सकता है। गौरतलब है कि शुक्र आकार, द्रव्यमान, घनत्व और आयतन में लगभग पृथ्वी के समान है। रिपोर्ट के अनुसार शुक्र ग्रह पर पृथ्वी जैसी टेक्टोनिक प्लेटें इसके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त वातावरण की व्याख्या कर सकती हैं। गौरतलब है कि शुक्र ग्रह की वायुमंडलीय संरचना मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बनी है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहां 96.5% है, तो वहीं नाइट्रोजन 3.5% से कुछ कम है। आपको बता दें कि प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी के धरातल निर्माण से जुड़ा एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह बताता है कि कैसे पृथ्वी का पतला बाहरी आवरण बड़े टुकड़ों में टूट जाता है। दरअसल प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी के विविधतापूर्ण धरातल का निर्माण हुआ है। महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावच के निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक वितरण की व्याख्या इसी सिद्धांत के तहत की जाती है। गौरतलब है कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 से 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृहद भाग को प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है।
इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। हाल ही में पश्चिमी घाट में मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये खोज केरल के पालोडे में JNTBGRI यानी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई। खोजकर्ताओं ने इस प्रजाति को कैंडोलेओमाइसिस अल्बोस्क्वामोसस नाम दिया है। ये प्रजाति पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डालती है। जानकारी के मुताबिक इसके पाइलस या टोपी पर व्हाइट वूली स्केल जैसी संरचना है। इसका रंग हनी येलो है। खोजकर्ताओं ने इस नई प्रजाति का संबंध कैंडोलेओमाइसिस जीनस से बताया है। आपको बता दें कि कैंडोलेओमाइसिस अपेक्षाकृत एक छोटा जीनस है। दुनिया भर में इसकी केवल 35 प्रजातियों को ही मान्यता प्राप्त है। इसकी ऊंचाई लगभग 58 मिलीमीटर है। इसकी टोपी या पाइलस का आकार घंटी के जैसा है। इसके पाइलस का व्यास 12 मिलीमीटर से 38.5 मिलीमीटर तक है। कैंडोलेओमाइसिस जीनस को साल 2020 में सेथिरेलासी परिवार के आणविक अध्ययनों के आधार पर निर्धारित किया गया था। भारत में पहले सेथिरेला जीनस की 7 प्रजातियां रिपोर्ट की गई थी, जिन्हें अब कैंडोलेओमाइसिस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। गौरतलब है कि मशरूम की टोपी उम्र के साथ साथ हनी येलो से ब्राउनिश ग्रे या ब्राउनिश बेज में बदल जाती है। मशरूम का तना या डंठल सफेद रंग का और बेलनाकार होता है। मशरूम वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सेप्रोफाइटिक कवक का गठन करते हैं। यही कारण है कि ये प्रजाति उष्णकटिबंधीय जंगलों में पौधों के कूड़े के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में नेचर पत्रिका में पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट्स के संदर्भ में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के बावजूद भी पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट्स यानी बर्फ की चादर का तेजी से पिघलना तय है। ऐसा आइस शीट्स के चारों ओर गर्म पानी के कारण होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि बर्फ की चादर पूरी तरह नष्ट हो गई तो वैश्विक समुद्र स्तर में औसत 5.3 मीटर या 17.4 फीट तक वृद्धि हो जाएगी। इसके भारत सहित दुनिया भर के कई तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। अध्ययन के अनुसार पश्चिमी अंटार्कटिका में पानी 20वीं शताब्दी की तुलना में 3 गुना तेजी से गर्म होता रहेगा। ऐसा ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की सर्वोत्तम स्थिति के बावजूद भी होगा। इस वजह से क्षेत्र में आइस शीट्स के पिघलने की दर में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने पश्चिमी अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग का अब तक का सबसे व्यापक मूल्यांकन प्रदान किया है। इसके लिए उन्होंने अमुंडसेन सागर में एक हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया था। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों ने समुद्र के गर्म होने और अमुंडसेन सागर में बर्फ के पिघलने पर 4000 से ज्यादा सालों के बारे में बताया है। गौरतलब है कि आइस शीट मूलतः ग्लेशियर बर्फ का वो हिस्सा है जो 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को कवर करता है। वर्तमान समय में दुनिया में 2 प्रमुख आइस शीट्स हैं। इनके नाम ग्रीनलैंड की आइस शीट्स और अंटार्कटिका की आइस शीट्स हैं। पृथ्वी पर मीठे पानी का लगभग 2/3 हिस्सा इन्हीं आइस शीट्स में मौजूद है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल हाल ही में एक शोध के माध्यम से चांद की उम्र का खुलासा किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा लगभग 40 मिलियन वर्ष पुराना है। साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया है कि सौर मंडल के जन्म के करीब 110 मिलियन वर्षों के बाद चांद का निर्माण हुआ है। गौरतलब है कि साल 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर मानवीय कदम पड़े थे। इस मिशन के तहत करीब 243 पाउंड चांद की मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र किए गए थे। इन्हें आगे के अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाया गया था, लेकिन 80 के दशक में तकनीकी अभावों के कारण इससे संबंधित रिसर्च पूरी नहीं हो पाई थी। अब मौजूदा समय में इन रिसर्च को पूरा किया जा रहा है। इस रिसर्च का नेतृत्व रॉबर्ट ए प्रिट्जकर और ग्लासगो विश्वविद्यालय के एक शोध सहयोगी जेनिका ग्रीव द्वारा किया गया है। अध्ययन में चांद से लाए गए धूल के नमूनों से प्राप्त हुए छोटे जिरकॉन क्रिस्टल का उपयोग किया गया। अध्ययन में एटम प्रोब टोमोग्राफी या परमाणु जांच टोमोग्राफी नामक विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध प्रक्रिया के माध्यम से बात सामने आई है कि चंद्रमा की सतह से प्राप्त हुए नमूने करीब 4.46 अरब वर्ष पुराने हैं। साथ ही रिसर्चर्स ने अपनी खोज में दावा किया है कि जिस विशाल प्रभाव से चंद्रमा बना है वो पृथ्वी के लिए एक प्रलयकारी घटना थी। इससे पृथ्वी की घूर्णन गति में बदलाव आया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा ने पृथ्वी की घूर्णन धुरी को स्थिर करने और पृथ्वी की घूर्णन गति को धीमा करने में अपना प्रभाव डाला है। आपको बता दें कि परमाणु जांच टोमोग्राफी एक त्रिआयामी सूक्ष्म या नैनो लक्षणीकरण तकनीक है। इसका उपयोग नियमित रूप से परमाणु स्तर पर सामग्रियों की सूक्ष्म संरचना को देखने और मापने के लिए किया जाता है।
हाल ही में IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान की टीम ने कोशिकाओं के संबंध में एक उपलब्धि हासिल की है। शोधकर्ताओं ने फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं पर विभिन्न सबस्ट्रेट कठोरता के प्रभाव की जांच की है। इसमें पता चला है कि कोशिका के सूक्ष्म वातावरण की कठोरता कैसे उसकी संरचना और कार्य को प्रभावित करती है। इसके अलावा ये शोध घाव भरने के दौरान ऊतकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। आपको बता दें कि सबस्ट्रेट वो सतह होती है जहां कोई कोशिका वृद्धि करती है। वहीं फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जैविक कोशिकाओं के आसपास के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी ECM के व्यापक रिमॉडलिंग में शामिल होती हैं। ECM कोशिकाओं के व्यवहार और विशेषताओं को निर्धारित और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक कम कठोर सबस्ट्रेट्स पर संवर्धित कोशिकाओं ने गोल आकार और एक्टिन और ट्यूबुलिन जैसे साइटोस्केलेटन प्रोटीन के परिवर्तित स्तर प्रदर्शित किए। इसके अलावा इन कोशिकाओं में वृद्धि की कम दर और कोशिका मृत्यु देखी गई। अनुसंधान ने इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार मुख्य कारकों को ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा यानी TGF बीटा से इंगित किया है। गौरतलब है कि TGF बीटा एक स्रावित साइटोकिन है जो विकास के दौरान कई शारीरिक और रोग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। हालांकि शोधकर्ताओं ने पहले तो कुल TGF बीटा स्तरों में कोई बदलाव नहीं देखा, लेकिन बाद में जब सबस्ट्रेट की कठोरता बढ़ी तो TGF बीटा की गतिविधि भी बढ़ गई। यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न ऊतकों में घाव का उपचार अलग अलग दरों पर क्यों होता है। इसमें हड्डी के ऊतक में मांसपेशियों के ऊतकों की तुलना में चोट लगने पर घाव होने की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि हड्डी के ऊतक एक सख्त ECM पर बढ़ते हैं, जबकि मांसपेशियों के ऊतक नरम ECM में रहते हैं। घाव के ठीक से न भरने से ऊतक फाइब्रोसिस हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ ही कैंसर जैसी बीमारियों में भी ऊतकों में बदलाव देखा जा सकता है। अध्ययन के अनुसार रासायनिक परिवर्तन के साथ बायोमैकेनिकल परिवर्तनों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। इस अध्ययन से भविष्य में शोधकर्ताओं का लक्ष्य ये पता लगाना है कि सतह के गुण और कोशिका में खिंचाव जैसे अन्य यांत्रिक कारक भी TGF बीटा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही में कतर की अदालत ने 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा सुनाई है। खबरों के मुताबिक सजा पाने वाले सभी 8 लोग भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन सभी को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल ये 8 नागरिक कतर में अल दहरा नामक कंपनी में कार्यरत थे। दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की इस फर्म का काम डिफेंस सर्विस देना था। आपको बता दें कि कतर की अदालत द्वारा भारतीय नागरिकों पर लगाए गए आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं इस पूरे वाक्य पर भारत सरकार ने अपनी प्रक्रिया देते हुए कहा है कि वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी। न्यायिक प्रक्रिया के तहत भारत के समक्ष कई विकल्प मौजूद हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील करना, राजनयिक स्तर पर बात आगे बढ़ाना और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना आदि शामिल है। इसके बाद भी यदि सब कुछ विफल हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में स्थित है। यह मुख्यतः देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। साथ ही अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। हाल ही में PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए हैं। ये सर्वेक्षण साल 2019 से साल 2023 के बीच के अध्ययन पर आधारित है। इसमें भारत में आय अंतर और असमानता में अंतर्निहित कारकों पर प्रकाश डाला गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक रोजगार के विभिन्न रूपों में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक कमाते हैं। ये अंतर स्वरोजगार श्रमिकों के बीच और ज्यादा स्पष्ट रूप से नजर आता है, जहां पुरुषों की कमाई महिलाओं की तुलना में 2.8 गुना अधिक है। इसके अलावा यह अध्ययन विशेष रूप से औसत साप्ताहिक कार्य घंटों में अंतर पर प्रकाश डालता है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति को उजागर करता है जिसमें महिलाएं सभी नौकरी की श्रेणियों में पुरुषों की तुलना में कम घंटे काम करती हैं। साल 2023 में स्वरोजगार महिलाओं ने पुरुष समकक्षों की तुलना में 50% कम घंटे काम किया, जबकि नियमित वेतन श्रमिकों के बीच ये अंतर सबसे कम था। इसमें पुरुषों ने 19% घंटे अधिक काम किया। वहीं प्रति घंटा कमाई के मामले में नियमित वेतन श्रमिकों के लिए लिंग अंतर काफी कम देखा गया। ये 2019 में 11% से घटकर 2023 में 4% हो गया है। इससे पता चलता है कि कम साप्ताहिक कमाई के बावजूद नियमित रोजगार में महिलाएं प्रति घंटे पुरुषों के बराबर ही कमाती हैं। इस तरह यह अध्ययन न केवल पारिश्रमिक में अंतर बल्कि कुल कार्य घंटों को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए भी व्यापक नीतिगत उपायों की आवश्यकता पर जोर देता है। घरेलू और बच्चों के पालन पोषण से जुड़े सामाजिक मानदंड और जिम्मेदारियां
काम के घंटों के मामले में महिलाओं की पसंद को सीमित करती हैं। इस अंतर को पाटने के लिए कार्यस्थल के भीतर हस्तक्षेप जैसे क्रैच और विस्तारित मातृत्व अवकाश को अनिवार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही सामाजिक मानदंडों में व्यापक बदलाव महिलाओं को कार्यबल में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल शुरू की है। इसका मकसद भारत में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, साथ ही छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के प्रबंधन के तरीके में बदलाव लाना है। इसके लिए एक स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री यानी APAAR बनाई गई है। आपको बता दें कि APAAR को भारत में बचपन से शुरू करके सभी छात्रों के लिए आजीवन पहचान प्रणाली प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को कम करना है। ये शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारी अधिकारियों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग को आसान बनाएगा। APAAR का डिजिलॉकर के साथ एकीकरण किया गया है। इससे छात्र आसानी से आवश्यक दस्तावेजों और उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित कर सकते हैं। इसमें परीक्षा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड और अन्य शैक्षिक रिकॉर्ड शामिल हैं, जो भविष्य में उच्च शिक्षा या रोजगार के अवसर तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। छात्रों को विशिष्ट APAAR आईडी प्राप्त करने के लिए अपना नाम, उम्र, जन्मतिथि और लिंग सहित बुनियादी जानकारी प्रदान करनी होगी। इस जानकारी को उनके आधार नंबर के साथ सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद छात्र सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके आईडी प्राप्त कर सकते हैं। नाबालिगों के लिए माता पिता को सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा। गौरतलब है कि APAAR की शुरुआत साल 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई है। ये पहल राज्य सरकारों को साक्षरता दर, ड्रॉप आउट दर और विभिन्न अन्य शैक्षिक मापदंडों की निगरानी करने में सक्षम बनाएगी। जानकारों की माने तो ये पहल शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल विश्वसनीय संदर्भ स्थापित करेगी। साथ ही इससे धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्र को जारी करने से रोकने में भी सहायता मिलेगी। हाल ही में द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में 2003 से 2020 के ट्रेंड के आधार पर कैंसर से संबंधित एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। अध्ययन के अनुसार मिजोरम भारत में सबसे अधिक कैंसर की घटनाओं से जूझ रहा है। राज्य में विशेषकर युवा आबादी में कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें पेट के कैंसर को पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों के प्रमुख कारण के रूप में पहचाना गया है, जबकि महिलाओं के मामले में फेफड़ों का कैंसर प्रमुख कारण है। गौरतलब है कि मिजोरम भारत का दूसरे सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इतनी कम आबादी होने के बावजूद यहां बड़ी संख्या में कैंसर के मामलों का होना चिंता का विषय है। WHO की माने तो कैंसर एक वैश्विक चिंता बन गया है, जो दुनिया भर में 6 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है। गौरतलब है कि मिजोरम में पुरुषों में सबसे आम कैंसर फेफड़े, प्रोस्टेट, पेट और अन्य से संबंधित है, जबकि महिलाओं में फेफड़े, गर्भाशय, ग्रीवा, स्तन कैंसर के अलावा दूसरे प्रकार के कैंसर प्रचलित है। अध्ययन से पता चलता है कि जीवन शैली और आहार पैटर्न इस खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। बढ़ती मृत्यु दर के लिए नैदानिक सुविधाओं की कमी, कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, अपर्याप्त उपचार रणनीतियों और परिवहन चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये निष्कर्ष मिजोरम में बेहतर कैंसर जागरूकता और विशेष उपचार तक पहुंच की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। एक दूसरे अध्ययन के मुताबिक भारत में 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावना है। इस अध्ययन को कैंसर इंसिडेंस एस्टिमेट फॉर 2022 एंड प्रोजेक्शन फॉर 2025 रिजल्ट फ्रॉम नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः फेफड़े और स्तन कैंसर के मामले ज्यादा होते हैं। वहीं 0 से 14 साल की उम्र के बच्चों में लिम्फोइड ल्यूकेमिया कैंसर ज्यादा होता है। अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि साल 2020 की तुलना में 2025 में कैंसर के मामलों में 12.8% की वृद्धि हो सकती है। हाल ही में भारत में पहली बार जिला स्तर पर उच्च रक्तचाप को लेकर अध्ययन किया गया है। इसमें उच्च रक्तचाप के निदान और उपचार देखभाल में भिन्नता का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन को यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों के सहयोग से एम्स दिल्ली द्वारा किया गया है। इसमें NFHS 5 से उच्च रक्तचाप डेटा का उपयोग किया गया था। आपको बता दें कि अध्ययन में कुल 707 जिलों के 1.7 मिलियन उत्तरदाताओं के डेटा का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन बताता है कि इसमें 4 में से 1 वयस्क को उच्च रक्तचाप था, 3 में से केवल 1 को ही अपनी स्थिति के बारे में पता था और 5 में से 1 को ही उपचार मिलता है। साथ ही 12 में से केवल 1 का रक्तचाप नियंत्रण में था। इसके अलावा कर्नाटक के 4 जिलों यानी चिकमंगलूर, शिमोगा, उडुपी
और चित्रदुर्ग में उच्च रक्तचाप का समान प्रसार था, लेकिन चिकमंगलुरु और उडुपी में निदान और उपचार करने वालों का अनुपात अधिक था। साथ ही मेघालय में गारो हिल्स के 5 जिलों, जैंतिया हिल्स के 2 जिलों और खासी हिल्स के 3 जिलों में उच्च रक्तचाप का समान प्रसार था, जबकि निदान किए गए लोगों का अनुपात गारो हिल्स में जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स की तुलना में बहुत कम था। निष्कर्षों में आशा कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच के महत्व पर जोर दिया गया है। इससे जरूरतमंद लोगों के लिए उपचार को अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा। WHO की माने तो भारत में 188.3 मिलियन लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। इसमें केवल 37% लोगों का निदान और केवल 30% लोगों का इलाज शुरू हो पाता है, जबकि केवल 15% लोग ही अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रख पाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि स्थिति वाले आधे लोग अपने रक्तचाप को नियंत्रण रखने का प्रबंधन करते हैं तो साल 2040 तक भारत में कम से कम 4.6 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है। हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था ने इजराइल पर गाजा में सफेद फास्फोरस हथियारों के उपयोग का आरोप लगाया है। संस्था के मुताबिक ऐसे हथियारों से नागरिकों को गंभीर और दीर्घकालिक चोट का खतरा होता है। गौरतलब है कि इजराइल पर इससे पहले भी साल 2008-9 में गाजा पट्टी पर सफेद फास्फोरस युक्त बारूद से हमला करने का आरोप लगा था। हालांकि इजराइल ने उस समय इस बात से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि उसने केवल निर्जन क्षेत्रों में सिग्नलिंग और चिन्हांकन के उद्देश्य से इसका उपयोग किया था। आपको बता दें कि सफेद फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है। ये सैन्य अभियानों में उपयोगी होता है, लेकिन इससे पर्यावरणीय खतरे भी पैदा होते हैं। युद्ध के संदर्भ में अक्सर घने धुएं के बादल बनाने, दृश्यता में बाधा डालने और सैन्य युद्धाभ्यास के लिए कवर प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसे ग्रेनेड और तोपखाने के गोले जैसे आग लगाने वाले उपकरणों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे लगातार और तीव्र आग लग सकती है। हालांकि आबादी वाले क्षेत्रों में सफेद फास्फोरस युक्त हथियार उपयोग करने से लोग गंभीर जलन और पीड़ा से प्रभावित होते हैं। इसलिए CCW यानी कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स नागरिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से ऐसे कई हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। गौरतलब है कि CCW का प्रोटोकॉल 3 विशेष रूप से आग लगाने वाले हथियारों से संबंधित है। इसलिए जब सफेद फास्फोरस का उपयोग रासायनिक युद्ध की बजाय आग लगाने वाले हथियार के रूप में किया जाता है तो ये CCW के प्रोटोकॉल 3 के नियमों के अंतर्गत आता है। हालांकि प्रोटोकॉल 3 बहुउद्देशीय हथियारों जैसे सफेद फास्फोरस युक्त हथियारों को प्रभावी ढंग से विनियमित नहीं करता है, जो उसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे अन्य आग लगाने वाले हथियार पहुंचा सकते हैं। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से किसी क्षेत्र में वर्षा कराई जा सकती है। दूसरा कथन, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है। और तीसरा कथन, इसके माध्यम से कम वर्षा वाले स्थानों पर वर्षा कराई जा सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कैंडोलेमाइसिस अल्बोस्क्वामोसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हाल ही में इसे भारत के पूर्वी घाट में खोजा गया है। दूसरा कथन, ये मशरूम की एक प्रजाति है। और तीसरा कथन, इसका रंग हनी येलो है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नासा का अपोलो 17 मिशन वर्ष 1972 में चंद्रमा पर पहुंचा था। दूसरा कथन, एक नए शोध के अनुसार चंद्रमा लगभग 40 मिलियन वर्ष पुराना है। और तीसरा कथन, परमाणु जांच टोमोग्राफी एक त्रिआयामी सूक्ष्म अथवा नैनो लक्षणीकरण तकनीक है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सबस्ट्रेट वो सतह होती है जहां कोई कोशिका वृद्धि करती है। कथन 2, TGF बीटा एक स्रावित साइटोकिन है जो विकास के दौरान कई शारीरिक और रोग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। और कथन 3, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कोशिकाओं के व्यवहार और विशेषताओं को निर्धारित और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
पांचवा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सफेद फास्फोरस सैन्य अभियानों में उपयोगी होता है। और कथन 2, इसे ग्रेनेड और तोपखाने के गोले आदि में भी उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी उपर्युक्त दोनों या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में भारत अफ्रीकी संघ सहयोग पर कार्यशाला की शुरुआत की गई है। इसे विभिन्न विषयों पर फीडर थीमेटिक कार्यशालाओं के रूप में नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। ये 1 से 9 नवंबर 2023 तक चलेगी। इस दौरान इसमें 10 विषयगत कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें G20 से G21, विकास के लिए डेटा, पर्यटन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सतत विकास, लक्ष्य, व्यापार, भारतीय विकास मॉडल, महिला नेतृत्व विकास, बहुपक्षीय विकास, बैंकों में सुधार, जलवायु, वित्त और हरित विकास जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस तरह ये कार्यशालाएं महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगी। ये विषय भारत और अफ्रीकी संघ के बीच बढ़ते संबंधों को और अधिक समावेशी, टिकाऊ और लचीला वैश्विक समुदाय बनाने के उनके संयुक्त प्रयासों पर प्रकाश डालते हैं। हाल ही में गुजरात के एकता नगर में नारी शक्ति के जश्न के साथ ऑल विमेन बाइक एक्सपीडिशन यशस्विनी का समापन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश भर में किया गया। आपको बता दें कि इसे मंत्रालय ने CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से 150 महिला बाइकर्स के एक समूह यशस्विनी द्वारा बाइक रैली के रूप में आयोजित किया। इसमें 3 टीमों को शामिल किया गया था, जिसमें टीम जम्मू कश्मीर जोन ने 3 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर से, टीम नॉर्थ ईस्ट जोन और टीम साउथ जोन ने 5 अक्टूबर को क्रमशः शिलोंग और कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की थी। महिला बाइकर्स ने CRPF के संदेश देश के हम हैं रक्षक को बढ़ावा देने के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सामाजिक संदेश को भी अपने अभियान में शामिल किया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया है। ये रेल लिंक करीब 12.24 किलोमीटर लंबा है, जो भारतीय राज्य त्रिपुरा के अगरतला से बांग्लादेश के अखौरा जंक्शन को जोड़ेगा। इस रेल लिंक का 6.78 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में और बाकी बचा हिस्सा भारत के त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर है। ये एक दोहरी गेज वाली रेल लाइन है। इसके माध्यम से कोलकाता से त्रिपुरा, दक्षिणी असम और मिजोरम तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय और दूरी काफी कम हो जाएगी। गौरतलब है कि बांग्लादेश के ब्राह्मणबरिया जिले में स्थित अखौरा जंक्शन चटगांव डिवीजन का हिस्सा है, जिसका औपनिवेशिक युग से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक समृद्ध इतिहास है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 नाम से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त डेटा पर आधारित है। इसे एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रोजेक्ट के तहत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रदान किए गए मानकीकृत प्रारूपों के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गयी। इन दुर्घटनाओं में 1,68,491 लोगों की जान चली गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हो गए। पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9%, मृत्यु में 9.4% और चोटों में 15.3% की वृद्धि हुई। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करती है। ये सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न पहलुओं, उनके कारणों, स्थानों और सड़क उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर उनके प्रभाव सहित गहराई से जानकारी प्रदान करती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने साल 2023 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें फिलीपींस के क्वेजोन शहर के मेयर को पॉलिसी लीडरशिप के लिए, UK स्थित एलन मैकआर्थर फाउंडेशन को प्रेरणा और कार्रवाई के लिए, चीन के ब्लू सर्कल और चिली के OSE मैनुअल मोलर को उद्यमी दृष्टिकोण के लिए तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को विज्ञान और नवाचार के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह इस साल ये पुरस्कार एक शहर के मेयर, एक गैर लाभकारी फाउंडेशन, 2 सामाजिक उद्यमों और एक अनुसंधान परिषद को प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि UNEP ने साल 2005 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ की स्थापना की थी। इसका मकसद सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज के उत्कृष्ट पर्यावरण नेताओं को सम्मानित करना है। ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने घोषणा की है कि ग्लोबल सोलर फैसिलिटी यानी GSF के तहत $35 मिलियन का पूंजी का योगदान किया जाएगा। इसमें भारत सरकार भी पूंजीगत योगदान के रूप में $25 मिलियन के निवेश पर विचार कर रही है।
आपको बता दें कि जीएसएफ सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आईएसए द्वारा गठित एक भुगतान गारंटी कोष है। जीएसएफ को पूरे अफ्रीका में वंचित व भौगोलिक क्षेत्रों में सौर निवेश को उत्प्रेरित करने और इस प्रक्रिया में वाणिज्यिक पूंजी को गठित करने के लिए डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि आईएसए के 94 सदस्य देश हैं और 116 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं। इनमें से अधिकांश सनशाइन देश हैं जो पूरी तरह से आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने हेतु सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है। हाल ही में लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार पुरुष बैलन डी'ओर पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। इसके बाद मेसी सबसे ज्यादा बार ये पुरस्कार जीतने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इनके अलावा वहीं एताना बोनमती ने महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार अपने नाम किया है। इन्हें ये पुरस्कार महिला विश्व कप में स्पेन को जीत दिलाने के लिए मिला है। इससे पहले बोनमती को यूईएफए की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और शीर्ष महिला विश्व कप खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि बैलन डी'ओर पुरस्कार को फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। हर साल बेहतरीन खिलाड़ी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हाल ही में दूसरे रोहिणी पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार इस वर्ष इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार दिवंगत अर्थशास्त्री प्रशासक डॉक्टर रोहिणी नैयर की स्मृति में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची जारी की। इसमें विभिन्न कैटेगरी में दुनिया भर के 55 नए शहरों को शामिल किया गया है। इनमें भारत के 2 शहरों ने भी अपनी जगह बनाई है। इस सूची में मध्य प्रदेश के ग्वालियर को म्यूजिक सिटी और केरल के कोझिकोड को लिटरेचर सिटी के रूप में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यूसीसीएन सूची के अंतर्गत नामित शहर 7 रचनात्मक क्षेत्रों यानी शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला और संगीत के तहत शामिल किए जाते हैं। इसमें अब तक 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में ब्रिटेन में विश्व का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ। ये अपनी तरह का दुनिया का पहला शिखर सम्मेलन था जिसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के बकिंघम में बैलेचली पार्क में किया गया। ये स्थान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकिंग ऑपरेशन के केंद्र के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। सम्मेलन का मकसद उभरती एआई प्रौद्योगिकियों के जोखिमों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों, अग्रणी तकनीकी एवं एआई कंपनियों, नागरिक समाज और विशेषज्ञों को एक साथ लाना रहा। भारत के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।